नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ज्ञानोदय में। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ पॉइंट्स दिए थे। लगभग 13 पॉइंट्स मैं बता चुकी थी, 13 पॉइंट्स। तो जो चूँकि वीडियो मुझे छोड़कर जाना पड़ा था, कुछ इमरजेंसी थी, तो आज मैं 14th से फिर से शुरुआत कर रही हूँ, जो पॉइंट था हमारा निराला का। और आप सभी से यही गुजारिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए प्लीज़। सबसे पहले एक लाइक दे दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं 14th क्वेश्चन पर निराला के। तो 14th क्वेश्चन था, किस काव्य ग्रंथ की भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी। यानी क्वेश्चन ये बन रहा है कि निराला का ऐसा कौन सा काव्य ग्रंथ था जिसकी भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी, ठीक है। तो ये जो काव्य ग्रंथ था इसका नाम था गीतिका, ठीक है। गीतिका जो है एक ऐसा काव्य ग्रंथ था निराला जी का जिसकी भूमिका आगे जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी थी। क्वेश्चन अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, आ भी सकता है, ठीक है। पूरी संभावना आने की इस बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आप जो है थोड़ा सा इसको कंसीडर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए कुछ रचनाएं हैं तुलसीदास सॉरी निराला जी की, जिनको जैसे कुकुर मुत्ता हो गई, आपकी तुलसीदास हो गई, राम की शक्ति पूजा, ये कुछ ऐसी काव्य रचनाएं हैं जिनके विषय में बहुत अत्यधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस निकलते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता देती हूँ जिससे आपकी नॉलेज बनी रहे, ठीक है। और इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य आता ज़रूर है, ठीक है। तो इसलिए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। तो सबसे पहली रचना जो है कुकुर मुत्ता है, ठीक है। निराला जी की पहली रचना कौन सी है? कुकुर मुत्ता। तो कुकुर मुत्ता जो है अगर देखा जाए तो ये एक व्यंग काव्य है। पहला तो आप ये समझ लीजिए ये क्या है, एक व्यंग काव्य है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है कि ये व्यंग काव्य है। और इसमें जो कुकुर मुत्ता जो रचना है, इसमें वास्तव में होता क्या है कि जो इसमें ये इस तरीके का दिखाया गया है, दर्शाया है निराला जी ने, कि जो कुकुर मुत्ता है वो पास में खड़े गुलाब को फटकार रहा है, ठीक है। जो कुकुर मुत्ता है वो पास में खड़े गुलाब को फटकारता है। और यहाँ पर जो कुकुर मुत्ता है ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। कुकुर मुत्ता कौन है? कुकुर मुत्ता जो है वो सर्वहारा का प्रतीक है, ठीक है, सर्वहारा का प्रतीक है। जबकि गुलाब जो है वो किसका प्रतीक है? गुलाब जो है यहाँ पर वो पूंजीपति का प्रतीक है, पूंजीपति का प्रतीक है, ठीक है। तो कुकुरमुत्ता जो है एक तरीके से ये माना जाता है कि ये प्रगतिवादी रचना है, ठीक है। कुकुरमुत्ता कैसी रचना है? प्रगतिवादी। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप लिख लीजिए कि कुकुरमुत्ता की जो सोच है वो प्रगतिवादी सोच मानी जाती है कुकुरमुत्ता की, ठीक है। और जो है इसके अलावा एक जो विद्वान है रामबिलास शर्मा जी, ठीक है। रामबिलास शर्मा ने ये माना था, रामबिलास शर्मा जी ने ये कहा था कि वास्तव में ये जो कविता है ये पंत के विरुद्ध लिखी गई कविता है, ठीक है। ये उन्होंने माना था कि ये जो कुकुरमुत्ता कविता जो कि निराला ने लिखी थी वो पंत के विरुद्ध, सुमित्रानंदन पंत के विरुद्ध लिखी गई कविता है, जिसमें जो कुकुरमुत्ता है वो स्वयं निराला जी का, कुकुरमुत्ता जो है वो प्रतीक है निराला जी का, जबकि जो गुलाब है वो प्रतीक है पंत जी का, ठीक है। तो ये बात रामबिलास शर्मा ने मानी थी, ठीक है, ठीक है। तो ये कुकुरमुत्ता के विषय में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं एक बार लिख देती हूँ इस बात को भी। रामबिलास शर्मा, ठीक है, रामबिलास शर्मा जी ने ये कहा था कि जो गुलाब है वो किसका प्रतीक है? वो है पंत का प्रतीक, जबकि कुकुरमुत्ता किसका प्रतीक है? वो है निराला, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो ये बहुत ही विशेष बातें हैं कुकुरमुत्ता के विषय में और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स बनते हैं इस रचना से, इसलिए मैंने ये सभी बातें आपको बताई हैं। प्रगतिवादी रचना कौन सी है? कुकुरमुत्ता। पूंजीपति का प्रतीक, सर्वहारा का प्रतीक, इसके अलावा जो मैंने अभी रामबिलास शर्मा वाली बात बताई, ये सभी पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। अणिमा जो है, अणिमा के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा बस इतना जान लीजिए कि अणिमा जो है एक भक्ति भाव से भरी हुई रचना है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने अणिमा के बारे में पहले भी बताए थे पिछले वीडियो में। यहाँ पर आज जानने योग्य बात यह है कि अणिमा जो है वो भक्ति भाव से भरी हुई रचना है। अगर आपसे पूछा जाए कि निराला की भक्ति रचना कौन सी है, ठीक है, तो वो कौन सी है? अणिमा। अब इसके बाद बात आती है तुलसीदास की। तुलसीदास कैसी रचना है? देखिए तुलसीदास जो रचना है वो एक्चुअली बहुत ही सुंदर लिखी हुई है। तुलसीदास अगर आपने पढ़ी हो तो आपको पता भी होगा
कि तुलसीदास वास्तव में एक खंड काव्य है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि तुलसीदास क्या है, एक खंड काव्य है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। उसके बाद इस जो है तुलसीदास में इन्होंने बताया क्या है, तुलसीदास में जो है इन्होंने तुलसीदास के गृह त्याग की जो घटना थी, ठीक है, गृह त्याग की जो घटना थी उसका वर्णन किया है। ठीक है, तुलसीदास की गृह त्याग की जो घटना थी उसका वर्णन किया है। और तुलसीदास वास्तव में एक छंदबद्ध रचना है। ठीक है, तुलसीदास कैसी रचना है, एक छंदबद्ध रचना है। ठीक है, छंदबद्ध रचना कौन सी तुलसीदास है, तुलसीदास है निराला जी की। ठीक है, इसमें जो है इसकी एक विशेष बात यह है कि जो विलासिता और ऐश्वर्य जो होता है उसकी विजय दिखाई गई है दैवीय भाव पर। जो दैवीय भाव होता है, जो एक कहते हैं जो चारित्रिक निर्माण होता है व्यक्ति का, जो हमारे अंदर दैवीय गुण होते हैं, तो वास्तव में ये दिखाया गया है कि जो ऐश्वर्य और विलासिता में हम जीते हैं, है ना, जो हम भौतिक सुख संपदा में जीने की कोशिश करते हैं, उसकी हार बताई है किसके ऊपर, वो हार गया, किसके ऊपर हार गया, किस पर हार गया, दैवीय गुणों के ऊपर। ठीक है, तो जो दैवीय भाव होता है, दैवीय भाव जो उसकी जीत है विलासिता पर। ठीक है, ऐश्वर्य पर उसकी जीत दिखाई गई है। ये जो एक ऐसी रचना है, इसकी शुरुआत जो है वो घिरते हुए अंधकार से शुरू हुई है। ठीक है, संध्या का जो घिरता हुआ अंधकार है उससे शुरुआत की गई है तुलसीदास की रचना, जबकि इसका अंत जो है उगते हुए सूरज पर किया गया है। तो बहुत ही सुंदर लिखा है। और इसका जो एक प्रतीक जो लिया गया है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, घिरता हुआ अंधकार और उगता हुआ सूरज, सुबह, तो ये जो प्रतीक है, जिस तरीके से उन्होंने भाव अपने उसमें डाले हैं कविता में तुलसीदास ने, तो तुलसीदास की कविता में, तुलसीदास में निराला जी ने तो बहुत ही सुंदर तरीके से डाला है। तो ये कई तरीके के क्वेश्चन इससे बनते हैं। ऐसी कौन सी रचना है जिसमें घिरते हुए अंधकार से शुरुआत की गई है, ऐसी कौन सी रचना है जिसका अंत उगते हुए सूरज पर होता है, या फिर सुबह, जिसमें सुबह पर होता है अंत। ठीक है, ऐसी कौन सी रचना है जो छंदबद्ध है, या ऐसी कौन सी, या खंड काव्य पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसी कौन सी रचना है जो तुलसीदास के गृह त्याग पर आधारित है। बहुत सारे भर भर कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुलसीदास पर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब क्वेश्चन अगला हमारा बनता है, जूही की कली का प्रकाशन कब हुआ। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि जूही की कली जो है वो निराला की प्रथम कविता है। ठीक है, पहली कविता जो है वो जूही की कली है। और प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, दोनों प्रश्नों में अंतर है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रथम काव्य संग्रह और प्रथम कविता। ठीक है, तो पहली जो कविता है वो जूही की कली है। लेकिन अगर प्रथम काव्य संग्रह के बारे में पूछा जाए तो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है। ठीक है, निराला जी का। चलिए, तो बात ये आती है कि जूही की कली का प्रकाशन कब हुआ था। तो जूही की कली का प्रकाशन जो है वो 1922 में हुआ था। पहली चीज़ तो आप ये ध्यान रखिए कि जूही की कली का प्रकाशन 1922 में हुआ था। और हुआ कहाँ था, ये जो है ये अनामिका में हुआ था। ठीक है, अनामिका। सॉरी, ये देखिए, सॉरी बाई मिस्टेक में थोड़ा गलत बोल गई। 1916 की है जूही की कली। ठीक है, जूही की कली 1916 में प्रकाशन हुआ था इसका। अच्छा, जो मैंने यहाँ पर बात बताई अनामिका, अनामिका इनका प्रथम काव्य संग्रह, जैसा कि मैंने अभी आपसे पूछा था, प्रथम काव्य संग्रह क्या है, अनामिका। ठीक है, तो इसका प्रकाशन 1922 में हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा, अनामिका इनका प्रथम काव्य संग्रह है जो कि 1922 में छपा था, प्रकाशन हुआ था, जबकि जूही की कली का प्रकाशन 1916 में हुआ था। ये चीज़ ध्यान रखनी है, बाई मिस्टेक में थोड़ा सा गलत बोल गई थी। चलिए आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद निराला ने पंत पर क्या आरोप लगाया था। निराला जी जो थे उन्होंने पंत पर क्या आरोप लगाया। तो जैसा कि मैं इतनी देर से आपको बता रही हूँ, पंत और निराला में ठनी रहती थी। ठीक है, तो निराला जी ने पंत पर क्या आरोप लगाया था ये मैं बताती हूँ आपको। तो पंत पर उन्होंने आरोप लगाया था, देखिए निराला ने एक लेख लिखा था। ठीक है, निराला ने एक लेख लिखा था जिसका नाम था पंत और पल्लव। ठीक है, पंत और पल्लव। ठीक है, तो ये जो एक लेख था जो कि निराला जी के द्वारा लिखा गया था, तो इस लेख में वास्तव में निराला ने क्या कहा था। निराला ने इस लेख में ये लिखा था कि पंत ने चोरी की है। पंत ने चोरी किस चीज़ की है,
पंत, उन्होंने कहा कि पंत ने रवीन्द्रनाथ टैगोर की कुछ कविताओं की और इसके अलावा कुछ संस्कृत कवियों के काव्य की कुछ चोरी की है। ठीक है, काव्य से मतलब ये हुआ कि भावों की चोरी की है। ठीक है, जो भावनाएं उन्होंने संस्कृत के प्राचीन कवियों ने अपनी कविता में जो है डाली थी, इसके अलावा रवीन्द्रनाथ टैगोर की जो भावनाएं थी, तो उन भावों की चोरी किन्होंने की है? सुमित्रानंद पंत ने कही है। ये बात निराला ने लिखी पंत और पल्लव लेख में। ठीक है, तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इनका जो प्रथम काव्य संग्रह अनामिका जो मैंने बताया 1922 में प्रकाशित हुआ। तो 1922 में जो अनामिका, ठीक है, अनामिका के 2 भाग थे। ठीक है, इसमें से जो दूसरा वाला भाग था, ये पहला और ये दूसरा। ठीक है, तो दूसरा वाला जो भाग था उसमें 2 रचनाएं थी। एक तो सरोज स्मृति थी। ठीक है, एक क्या थी? सरोज स्मृति, और दूसरी थी राम की शक्ति पूजा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आ भी चुका है, पीजीटी में आया था, DSSB में, कि जो है अनामिका जो रचना है अनामिका, वो उसके द्वितीय भाग में कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा, ये दोनों रचनाएं किसमें है? अनामिका के द्वितीय भाग में दी गई हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले सरोज स्मृति की। ठीक है, सरोज स्मृति की अगर हम बात करें तो देखिए, सरोज स्मृति, सबसे पहले सरोज स्मृति पर जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है वो ये है कि संसार का जो सरोज स्मृति है वो वास्तव में संसार का हिंदी संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत माना गया है इसे। ठीक है, संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत कौन है? जो है सरोज स्मृति। अगर आपसे पूछा जाए कि संसार का सबसे प्रसिद्ध शोक गीत कौन सा है, तो वो क्या है? सरोज स्मृति। ठीक है, तो सरोज स्मृति पर ये प्रश्न जो है ये पूछा जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसके अलावा सरोज स्मृति जो है ये एक्चुअली कैसे लिखी गई थी ये भी मैं आपको बता देती हूँ, कि जो निराला जी थे उनकी बेटी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो उसके दुख में, उसके विरह में इन्होंने ये सरोज स्मृति जो काव्य है ये लिखा था। सरोज उनकी बेटी का नाम था। ठीक है, तो अपनी बेटी पर ये काव्य लिखा था जब वो मृत्यु को प्राप्त हुई थी, तो उसके बाद उसकी याद में उन्होंने ये सरोज स्मृति लिखी थी। ठीक है, अच्छा, सरोज स्मृति के बारे में ये 2-4 चीज़ें पूछी जाती है, ये आपको पता होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर बात करें और रचनाओं की जो भी लिखी गई हैं, इसके बाद जो है सांध्य काकली। ठीक है, सांध्य काकली, राम की शक्ति पूजा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा सांध्य काकली जो है वो एक ऐसा काव्य है जो कि निराला की मृत्यु के बाद जो है वो प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये कि सांध्य काकली निराला जी का अंतिम काव्य है, ये आप नोट कर लीजिए कि सांध्य काकली निराला का अंतिम काव्य है। दूसरी चीज़ ये है कि निराला की मृत्यु के बाद ये जो है प्रकाशित हुआ था सांध्य काकली। और कब हुआ था? ये हुआ था 1969 में। ठीक है, 1969 में इसका प्रकाशन हुआ था। सांध्य काकली में वास्तव में निराला जी ने जो अपना मतलब अपने ही बारे में लिखा है, जो अपने जीवन के जो उनके संघर्ष रहे हैं, जो निराशाएं रहीं, तो वो सारे भाव सांध्य काकली के अंतर्गत उन्होंने दर्शाए हैं। ठीक है, तो सांध्य काकली अंतिम और मृत्यु के उपरांत प्रकाशित होने वाला काव्य था। ठीक है, उसके बाद है कि निराला की जन्मशती। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ में 1997, ठीक है, 1997 में ऐसे कौन से कवि थे जिनकी जन्मशती नेताजी के साथ मनाई गई थी? ठीक है, 1997 में ऐसे कौन से कवि की 1997 में किस कवि की जन्मशती नेताजी की जन्मशती के साथ में मनाई गई थी? क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये बनता है, तो ये कौन थे? निराला। ठीक है, तो निराला की जन्मशती 1997 में मनाई गई थी, किसके साथ? नेताजी के साथ। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा देखिए, बेला हो गई, नए पत्ते हो गई, ठीक है, मैं और तुम हो गई, ये छोटी छोटी रचनाएं हैं। इसके विषय में भी आपको बता देती हूँ मैं।
कुछ छोटी छोटी रचनाएं हैं, कुछ छोटी छोटी रचनाएं जिनके बारे में बता देती हूँ आपको। देखिए, नए पत्ते, ठीक है। नए पत्ते जो है निराला जी की लिखी हुई है। इसमें निराला ने दलितों की पीड़ा और उनकी दयनीय दशा के बारे में लिखा है, ठीक है। जो नए पत्ते रचना है उसमें दलितों की दशा और जो दयनीय दशा है उसका वर्णन किया है, ठीक है। ये पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी रचना है जिसमें दलितों के बारे में जो है बताया गया है, तो वो है नए पत्ते, ठीक है। इसके बाद आती है बेला, ठीक है। तो बेला क्या है, ये भी एक काव्य ग्रंथ है और वास्तव में बेला जो है एक गज़लों का संग्रह है, ठीक है। इसमें देशभक्ति की, श्रृंगार की, तरह तरह की जो है इन्होंने गज़लें प्रस्तुत की हैं। और मतलब ये एक समझ लीजिए ऑल इन वन एक पीस है। आध्यात्म, प्रकृति, श्रृंगार रस, देशभक्ति, सभी इसमें सभी गज़लों का संग्रह है, सभी विषयों से संबंधित। तो ये बेला है, ठीक है। उसके बाद आती है तोड़ती पत्थर। जो तोड़ती पत्थर इनकी जो रचना थी, आपने पढ़ी हुई होगी तोड़ती पत्थर। तो तोड़ती पत्थर जो है ये आर्थिक विषमता को लेकर के है। जो गरीब लोग होते हैं, जो रास्ते में पत्थर तोड़ते रहते हैं, एक ऐसी जो है महिला पर इन्होंने लिखी है। तो आर्थिक विषमता, जो गरीबी है, ठीक है, उस पर लिखी गई कविता है क्या, तोड़ती पत्थर। इसके अलावा एक जो ये इनकी रचना है दान, ठीक है। दान जो रचना है ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट रचना है, ठीक है। तो दान जो है, पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए कि दान जो है वो अनामिका में लिखी हुई है। अनामिका जो इनका काव्य संग्रह था उसमें दान उसकी कविता है, ठीक है। अनामिका में दान मिलती है, ये कविता उसी संग्रह में। और दान वास्तव में क्या है, दान वास्तव में जो लोग धर्म का मर्म नहीं समझते, ठीक है, जो लोग धर्म का मर्म नहीं समझते, ऐसे लोगों पर उन्होंने जो है उन पर विशेष रूप से लिखी गई ये रचना है दान, ठीक है। वास्तव में धर्म का मर्म समझने वाले, ना पहचानने वाले जो उपासक लोग हैं, जो उपासना तो करते हैं भगवान की लेकिन धर्म का मर्म कभी नहीं समझ पाए, तो ऐसे लोगों पर लिखा गया एक व्यंग, एक रचना है, कौन सी, दान, ठीक है। इसके अलावा फिर आती है भिक्षुक, ठीक है। जो भिक्षुक रचना है वो वास्तव में एक राष्ट्रीय समस्या को लेकर लिखी गई है, ठीक है। जो राष्ट्रीय समस्या है हमारे भारत की, उस पर लिखी गई एक कविता है भिक्षुक, ठीक है। उसके बाद है अर्चना, आराधना, गीतगुंज और गीतिका। देखिए ये चार रचनाएं ऐसी हैं जो कि वास्तव में गेय हैं, यानी गाने वाली हैं। और ये जो गीतिका है इसमें काव्य और संगीत का इतना सुंदर समन्वय है। मतलब अगर हम बात करें गीत गाने की, तो गीत की जो शुरुआत है वो निराला जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से की, ठीक है। तो ये चारों रचनाएं गेय हैं, ठीक है। गीत गाने योग्य ये रचनाएं हैं चारों, ठीक है। ये एक विशेष बात है। अब आती है पंचवटी प्रसंग, ठीक है। तो जो पंचवटी प्रसंग जो रचना थी इनकी, वास्तव में ये रचना जो थी ये अद्वैतवाद पर आधारित है, ठीक है। पंचवटी प्रसंग जो रचना है ये किस पर आधारित है, अद्वैतवाद पर, ठीक है। तो पंचवटी प्रसंग रचना अद्वैतवाद पर आधारित है। जबकि तुम और मैं ये रचना जो है ये निर्गुण भक्ति काव्य पर आधारित है, ठीक है। आप सबके बारे में लिख लीजिए, ये किस पर आधारित है, अद्वैतवाद पर। और ये किस पर आधारित है, निर्गुण, ठीक है। ये निर्गुण भक्ति, मान लीजिए ये एक तरीके से ये मानिए कि निर्गुण भक्ति धारा का काव्य है। ये माना जाता है कि जो पंचवटी के बाद में जो मैं और तुम जो लिखी गई थी, ये वास्तव में क्या है, ये निर्गुण भक्ति रचना है, ठीक है। निर्गुण भक्ति रचना इसको माना गया है, किसको, तुम और मैं को। निर्गुण भक्ति रचना से मतलब ये है कि निर्गुण जो भक्ति काव्य था उसका प्रभाव इस पर दिखाई देता है, ठीक है, तुम और मैं। अच्छा, अपरा, अपरा जो लिखी थी निराला जी ने, अपरा, वास्तव में जो अपरा रचना थी 1949 में, इस अपरा रचना पर जो निराला थे उनको 2100 रुपये से पुरस्कृत किया गया था। आप जानते हो उस ज़माने में 2100 रुपये बहुत हुआ करते थे, ठीक है। तो ऐसी कौन सी रचना थी जिस पर 2100 रुपये दिए गए थे, पुरस्कृत किया गया था निराला जी को, तो वो है अपरा। तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए निराला जी के बारे में, और आशा करती हूँ आप सभी को ये पसंद आए होंगे। और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप सभी लोग इनको अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद अब मैं पंथ की शुरुआत करूँगी, ठीक है। और एक वीडियो आपको और दूँगी जो कि ट्रिक्स का वीडियो होगा, आगे की रचनाओं का, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इसके अलावा आप सभी लोग अपना लगातार प्रोत्साहन देते रहिए। आपका प्रोत्साहन मेरे लिए सबसे बड़ी जो है मेरा एक आगे बढ़ने का एक ज़रिया है, और इसी प्रोत्साहन की वजह से मैं आगे अपने कार्य को ठीक से कर पाऊँगी। तो प्रोत्साहन बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैंने देखा है कि देखते बहुत लोग हैं लेकिन लाइक्स बहुत कम लोगों के आते हैं। तो या तो इसके दो ही कारण हैं, या तो कुछ कमी आपको नज़र आ रही है ना,
या फिर ये हो सकता है कि आप करते नहीं हैं। तो दोनों में से क्या बात है, आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका प्रोत्साहन ही सबसे बड़ा, आपका प्रोत्साहन जो मेरे लिए होता है वो मेरे लिए प्रोत्साहन का सबसे बड़ा कारण बनता है, सबसे बड़ी प्रेरणा बनती है। ठीक है, तो ज़रूर करते रहिए लाइक और सब्सक्राइब, और इसी तरह देखते रहिए वीडियोस। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।